नमस्ते दोस्तों, कल मैं गंगा किनारे गया था। वहां उठते शोर के बीच हमें यह एहसास हुआ कि कहीं न कहीं गंगा में प्रवाहित बेरोजगारों की चिताएं हमसे सवाल कर रही हैं कि क्या रोजगार मिलना शुरू हो गया क्या इस देश में? बेरोजगारी खत्म हो गई क्या? यह सवाल मेरे मन में जब उठा तो मेरा मन हुआ कि मैं वहीं पर एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं और आपको आंकड़ों से रूबरू कराऊं कि बेरोजगारों की स्थिति इस देश में क्या है। कितने पढ़े लिखे युवा रोजगार की तलाश में निराश होते हैं, हताश होते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो खौफनाक रास्ता चुन लेते हैं जिसकी उम्मीद कोई माँ बाप अपने बेटे से या बेटियों से तो नहीं करता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट हमारे हाथ में है। इसमें कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो यह बताते हैं, चौंकाते हैं कि 2014 से 2020 के बीच में हमने 18,000 से अधिक पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों को खो दिया है, जो बेरोजगारी से डिप्रेस होकर, हताश होकर, निराश होकर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। वैसे ही लोगों की चिताएं गंगा में प्रवाहित हुई होंगी और इन सब के जो आवाज है वो शोर के रूप में हमें सुनाई पड़ रही थी। तो आज समझिए कि देश की इकोनॉमी तो रसातल में जा ही रही है, जीडीपी नेगेटिव में दिखाई पड़ता है, इकोनॉमी की गिरती जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनकी आमदनी में कोई कमी नहीं है। आज भी देश में लोग अरबपति बनने की होड़ में हैं। सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में अडानी और अंबानी के नाम शुमार होते हैं और हम जैसे आम लोग माथा पीटते हैं या तो फिर उनके लिए तालियां बजा देते हैं। सरकार बैंकों के बोझ को संभाल नहीं पा रही है, बैंक पर इतना एनपीए हो रखा है। ये सब मामले तो है ही, इस पर हम कभी विशेष भी चर्चा करेंगे कि एनपीए के पीछे का खेल क्या है, क्योंकि कई लोगों को सुनने के बाद, कई डेटा को निकालने के बाद पता चलता है कि हमारी स्थिति कितनी बुरी हो रखी है। आप लोग हमेशा यह सवाल करते हैं कि 2014 से पहले क्या था। आज हम उन बेरोजगार की आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी है नौकरी की तलाश में, हार कर, निराश होकर, कभी बहाली के लंबे इंतजार में, कभी पारदर्शिता को लेकर, कभी बार बार परीक्षा देते देते उम्र बीत जाने को लेकर, और कभी एक ही परीक्षा में 10 वर्षों का इंतजार देखते देखते जिंदगी बीत जाती है, उम्र निकल जाती है। तो ऐसे लोग आज सरकार से, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, उनसे सवाल कर रही हैं। पूछते हैं लोग कि आखिर बेरोजगारों का जो है जिंदगी वो कैसी बीत रही है, रोजगार मिलने शुरू हो गए क्या? ये सवाल लोग पूछेंगे ही। चलिए कुछ डेटा पे हम बात कर लेते हैं। जो अभी जो एक आंकड़ा आया कि ये बताया जा रहा है एनसीआरबी के मुताबिक कि 60% मामले बढ़ गए हैं बेरोजगारों के सुसाइड करने के, आत्महत्या करने के। 2014 से 2020 के बीच में मैंने आपको आंकड़े बताए कि 18,540 युवाओं ने खुदकुशी कर ली। अब ईयर बाय ईयर अगर समझना चाहते हैं, हर एक 2-3 साल के गैप का जो आंकड़ा है, 2014 से 17 का जो अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो उसमें 9,400, 2018 से 20 का आंकड़ा देखेंगे तो 9,140, और सिर्फ 2020 में अगर आप देखते हैं, सिर्फ 20 में तो 3,548। तो ये आंकड़ों का हिसाब देखिए कि किस गति से अब बेरोजगार हताश हो गए हैं। इस देश में बार बार करोड़ों सालों नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार, दावा करने वाली सरकार, या मैनिफेस्टो में लाखों नौकरियां सृजित कर देने वाली सरकार शायद बेरोजगारों के नब्ज को पहचान नहीं पा रही है। जो ये डिटेल्स हमारे पास है उसमें मैं कुछ और आपको बताता हूं कि भारत में खास करके आरआरबी, एनटीपीसी जिसको बोलते हैं रेलवे वाला जो एग्जाम हो रहा है वही है, एसएससी है और यूपीएससी है। ये 3 है मेन प्लेयर्स हैं जो आपको सरकारी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराते हैं। इन तीनों बड़े प्लेयर्स ने, संस्था ने करीब करीब बीते 3 सालों में 2,65,000 रोजगार दिए। अप्लाई करने वाले करीब 5 करोड़ थे, 4 करोड़ 80 लाख के आसपास। तो आप 2,65,000 को नौकरी दे देते हैं, बाकी 5 करोड़ लोग जो आवेदन किए उसमें से कितने कहां होंगे, उनकी जिंदगी कैसे बीत रही होगी, और इन लोगों को नौकरी देने में आपने कितना पापड़ बिलवाया है उसका तो कोई हिसाब कौन देगा। बिहार सरकार की एक वैकेंसी अगर निकल जाएगी, मामला जब तक कोर्ट में नहीं पहुंच जाता है तब तक चैन तो नहीं मिलता। कोर्ट में जाएगा, दारोगा बहाली हो, बीएसएससी की बहाली हो,
या फिर अन्य शिक्षकों के अभ्यर्थियों का मामला हो, जो लोग आज भी शिक्षक बनने के लिए आंदोलन प्रदर्शन करते सड़क पर दिखाई पड़ते हैं, उनका मामला हो, कौन सवाल उठा रहा है? इन लोगों के लिए सड़कों पर बस लाठियां नसीब में है, आते हैं, मार खाते हैं, एक नई उम्मीद मिलती है, नई तिथि जारी कर दी जाती है और फिर इंतजार होता है। तिथि में गुजर जाएगी, फिर सड़क पे आ जाएंगे, फिर आंदोलन करेंगे, फिर यही चीजों को झेलना होगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा इस देश में? ये सिर्फ हालत बिहार की नहीं है, पेपर लीक हो जाना सिर्फ बिहार में नहीं है, यूपी में भी है, राजस्थान में भी है और भी कई जगहों पर है। केंद्र सरकार की नौकरियां हो या राज्य सरकार की नौकरियां हो, पारदर्शिता के नाम पर नील बटा सन्नाटा है और युवाओं के खुदकुशी करने का सिलसिला लगातार जारी है। ये पूरा हिसाब किताब जब हम देख रहे थे तो मैं खुद शॉक्ड था कि क्या स्थिति हो रखी है देश में। 2014 से पहले के आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे कि कितने बेरोजगार युवा सुसाइड किए, उसके भी आंकड़े हैं। 2007 से 2014 में 2776, मतलब बीते अगर 7-8 सालों का हिसाब देखें तो 2776, और इधर 2014 से 2022 का देखें तो 18,540। अंतर समझ में आएगा आपको कि हम किस हद तक रोजगार की तलाश में हैं, नहीं मिलने पर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। इस देश में आज भी लोग 300 रुपए पर डे की नौकरी करते हैं, 5,000 रुपए महीने की भी नौकरी कर रहे हैं, 10,000 रुपए की भी नौकरी कर रहे हैं, और एक वर्ग ऐसा है जो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए के आसपास की भी तनख्वाह वाली सैलरी लोग उठा रहे हैं महीने के। और इस देश में इतनी इनइक्वालिटी है और समानता है कि युवाओं का होगा क्या? ग्रेजुएट हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई इतनी कर लेते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने की उम्मीद सबको है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जो निजीकरण की इस देश में बात होती है, निजीकरण की भी स्थिति में प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप कभी भी कहीं भी जो है निकाले जा सकते हैं। एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी में हजारों लोगों को झटके में निकाल दिया गया था, जो अभी सबसे बड़ी कंपनी है। फिर उसमें जब विवाद बढ़ा, दबिश पड़ी, तो कुछ लोगों की वापसी हो गई। कई ऐसे प्राइवेट कंपनियां हैं जिसमें अचानक से लोगों को निकाल दिया जा रहा है। तो ऐसे में सरकारी क्षेत्र की तरफ रुझान बढ़ता युवाओं का बढ़ा हुआ ही है। ऐसे में फिर से प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है कि प्राइवेट कर देते हैं चीजों को, बैंक को प्राइवेट कर देते हैं, रेलवे को प्राइवेट कर देते हैं। लेकिन इसका असर कितना घातक होगा जरा सोचिए। क्या खेल हुआ है? मैं अडानी के बारे में कभी बात करूंगा बहुत विस्तार से कि कैसे 5,000 करोड़ का आदमी 6 लाख करोड़ का आदमी बन गया, उसके पीछे कितने बड़े खेल हुए, कैसे कैसे वो सरकारी संस्थाओं में घुसकर अपना प्राइवेट दिमाग लगाया और चीजें वो बढ़ करके अडानी जो है इतने बड़े अडानी हो गए कि अभी सरकार को वो कंट्रोल कर सकते हैं, इतने पावरफुल हैं। देश में 2 ही नाम तो लिए जाते हैं, अडानी के या अंबानी के। आप देखिए कि एफसीआई एक सरकारी नौकरी देने वाली संस्था, जिसमें फूड कॉर्पोरेशन विभाग में जब नौकरियां होती थी तो उसमें लोग जाते थे कि माल गोदाम का काम मिलेगा, अनाज वाला जो होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, एफसीआई वाला, उसमें नौकरी के लिए भी लोग अप्लाई करते थे, फॉर्म भरते थे, नौकरियां हो जाती थी, ठीक ठाक जो है वो सैलरी मिल जाती थी। लेकिन अब पता चलता है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कई ऐसे राज्यों में अडानी ने एफसीआई का ठेका ले लिया है। मतलब अनाज फूड प्रोसेसिंग में तो ये लोग हैं ही, तेल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, आटा दाल सब है इनका, अडानी का। तो अडानी क्या कर रहे हैं कि सरकार से सीधे डील कर रहे हैं कि अब आप भंडारण की चिंता छोड़ दीजिए, भंडारण हम करेंगे, बदले में आप जो भंडारण करते थे जितना चार्ज आपको देना है बता दीजिए, 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ जो लेना है आप हमसे ले लीजिए, भंडारण हम करेंगे, आप टेंशन फ्री हो जाइए। मतलब एफसीआई में जब सरकार भंडारण करती थी तब तो युवाओं को रोजगार मिलता था, उसमें वैकेंसी आएगी, आप ज्वाइन करेंगे, आपको काम मिलेगा। लेकिन जब ये प्राइवेट हो जाएगा, जब ये तो फिर निजीकरण हो गया, सरकारी नौकरी की बात ही खत्म हो गई। अब इसमें भंडारण में इनकी टेक्निक काम आते हैं। मैंने बताया था कि बीएसएनएल में 70% पैसा जो है अपने कर्मचारियों पे खर्च हो जाता है सैलरी देने में, और वही जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जियो है या अन्य कंपनियां हैं, वो 3 से 5% अपने एम्प्लॉय पे खर्च कर रही है। मतलब रोजगार भी कम दे रही है। और टेक्निक के मामले में वो टेक्निक एडवांसमेंट बैंक में चाहे यहां भी टेक्निक इतना हो रहा है कि मैन पावर की जरूरत कम पड़ने लगी है। लेकिन 135 करोड़ की आबादी में अगर आप मैन पावर के इस्तेमाल की जगह टेक्निक का इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे तो फिर मैन पावर बेरोजगार होगा ना, वो सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा। तो एफसीआई के हवाले से समझ लीजिए एक उदाहरण है कि अगर एफसीआई का सारा काम प्राइवेट प्लेयर्स करने लगेंगे तो सरकार वाले वैकेंसी क्यों निकालेंगे, उनको जरूरत क्यों पड़ेगी।
फिर एसएससी, ये रेलवे वाले, यही वैकेंसी पर आप आश्रित रह जाएंगे और यह वैकेंसी भी जो है 10-10 साल आपको खींच देगी। राज्य सरकार की नौकरियां हैं, उसमें भी समय लगता चला जाएगा। तो यह सारी चीजों को देखने के बाद मुझे यही लगता है कि यह सरकार अभी भी निजीकरण पे इतना जोर दे रही है, लेकिन सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी हुई है। बेरोजगार युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ छोड़ नहीं रही है। तो यह देश कहां जाएगा? क्या युवाओं को मरते देखेगी सरकार? यह है बड़ा सवाल। इसका दीजिएगा जरूर जवाब, और कम से कम अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहिएगा, क्योंकि यह सरकार सुनती नहीं है, डिले करती है। पक्ष हो या विपक्ष हो, आपके मुद्दे को हल्की से हवा देंगे और अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने की गारंटी कोई नहीं लेता है। अंजाम तक भी हमें खुद ही पहुंचना होगा, जंग लड़नी होगी, तभी रोजगार में भी पारदर्शिता दिखेगी। चाहे बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो या फिर केंद्र सरकार की नौकरियां हो, हर जगह आपको संघर्ष करना पड़ेगा। परीक्षा की तैयारी भी करनी है और रिजल्ट आने के बाद फिर उसमें जो प्रक्रिया ज्वाइनिंग तक की होती है, उसके लिए भी लड़ना होगा। लड़ाई जारी रखिएगा, थमिएगा नहीं, क्योंकि जो 18,000 हमारे साथी इन बीते 7-8 सालों में जान गंवा चुके हैं, उन्हें भी तो इंसाफ चाहिए। कम से कम उनकी आत्माओं को तो शांति मिले कि हाँ, इस देश में रोजगार मिलने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो को भेज दिया है कि आपने इस मामले में कोई कार्रवाई ढंग से क्यों नहीं की, आपके खिलाफ